चैप्टर 4 में बेटा आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है रक्त और रक्त समूह। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि रक्त क्या चीज होती है। तो रक्त या जिसको हम ब्लड बोलते हैं वो एक तरल संयोजी उत्तक कहलाता है। ठीक है, संयोजन का क्या मतलब होता है? जोड़ना। ठीक है, ये क्या करता है, यानी एक ऐसा उत्तक है, उत्तक का मालूम है ना क्या मीन्स होता है? कोशिकाओं का समूह। ठीक है, यानी ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनकी संरचना और कार्य क्या होता है? समान होता है। तो कोशिकाओं के ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। ठीक है, अब ये तरल संयोजी उत्तक है। उत्तक का मतलब है जोड़ना, तो संयोजी का मतलब होता है जोड़ना। तो किसको जोड़ता है ये? अंग को अंग से क्या करता है? जोड़ता है, या अंग तंत्र को किसी अन्य अंग तंत्र से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और किस रूप में है? तरल यानी लिक्विड रूप में है। तो ऐसा उत्तक है, ऐसा जो है मतलब उत्तक है, संयोजी उत्तक है, जो कि क्या करता है? किसी एक अंग को या एक अंग तंत्र को किसी एक अन्य दूसरे अंग तंत्र से क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? रक्त कहते हैं। ठीक है, अब रक्त जो है इसके जो है दो भाग होते हैं। रक्त के हम कितने भागों में पढ़ते हैं? वैसे हम लोगों ने परिसंचरण तंत्र में सेकंड चैप्टर में ये चीजें पढ़ ली है, बट फिर भी क्योंकि इस चैप्टर में वापस से दिया हुआ है तो थोड़ा सा समझा रही हूँ। सबसे पहला पार्ट होता है इसका निर्जीव, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा, है ना। और दूसरा पार्ट होता है सजीव, जो कि है कोशिकाएं। और कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं? 3 कोशिकाएं होती है। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिका, और तीसरा होता है बिंबाणु या प्लेटलेट्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी बुक में अलग अलग इनके काम दिए हुए हैं कि आरबीसी का काम बताइए, डब्ल्यूबीसी का काम बताइए और बिंबाणु का काम बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर लाल रक्त कणिकाएं जो है वो क्या करती है? ऑक्सीजन व CO2 का क्या करती है? परिवहन करती है, मतलब ट्रांसपोर्ट करती है पूरी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स तक, फेफड़ों से और अंगों से फेफड़ों तक और फेफड़ों से अंगों तक, है ना। तो जो गैस होती है उसका परिवहन का काम किसका है? आरबीसी का। ठीक है, और एक्सचेंज करने का काम है, यानी जो है परिवहन और विनिमय यानी एक्सचेंज करने का काम करती है। डब्ल्यूबीसी जो है वो क्या करती है? शरीर की प्रतिरक्षा का निर्माण करती है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। और बिंबाणु का काम क्या है? रक्त का थक्का जमने में मदद करती है। रक्त का थक्का क्या होता है बेटा? जब चोट लगती है हमें, तो आप देखते हो इंजरी वाले स्थान पर थोड़ी देर में जो एक छोटा सा जैसे मांस हो ना, वैसे छोटी सी जो है संरचना जम जाती है और खून जो है अपने आप बहना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो रक्त का थक्का जमने में मदद करती है बिंबाणु या प्लेटलेट्स। ये तो हो गए किसके काम? कोशिकाओं के काम। फिर उसके बाद आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा का क्या काम है? तो प्लाज्मा जो है वो आंतों से अवशोषित पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यानी विभिन्न जो पोषक होते हैं जिन्हें आंत में क्या किया जाता है? छोटी आंत में अवशोषित किया जाता है रसांकुर के द्वारा। हम लोगों ने पढ़ा है पाचन तंत्र वाले चैप्टर में। तो उसको अवशोषित कर जो अवशोषित पोषक तत्व होते हैं उनके शरीर उनको विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम किया जाता है ना। फिर उसके बाद ये विभिन्न अंगों से हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उनके उत्सर्जन जो है उनका उत्सर्जन में भी क्या करता है? मदद करता है। तो अपशिष्ट के उत्सर्जन में मदद करता है। तो ये काम हो गए, ये काम आपको पूछे जा सकते हैं कि प्लाज्मा का काम बताइए और लाल रक्त कणिकाओं के काम बताइए। ये समझ में आ गया? तो ये हमारा रक्त हुआ। अब आता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक, रक्त समूह क्या चीज है? तो देखो, रक्त समूह या ब्लड ग्रुप, रक्त समूह या ब्लड ग्रुप क्या चीज है? सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था लैंड स्टीनर, है ना। उन्होंने 1901 में लैंड स्टीनर ने क्या किया? अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया कि मनुष्य जो होते हैं उनके अंदर जो है अलग अलग प्रकार का क्या होता है?
रक्त पाया जाता है। ठीक है, तो लैंड स्टीनर ने सबसे पहले जो है रक्त के अलग अलग प्रकार बताए थे, और किसके आधार पर बताए थे? उन्होंने कहा कि हमारी जो आरबीसीज होती है, यानी लाल रक्त कणिकाएं जो होती है, उनके ऊपर एक प्रोटीनस जो है, एंटीजन जो है वो पाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की, ये सब क्या बनाई है मैंने? आरबीसी बनाई है ना, ये आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं हैं जो रक्त में पाई जाती है ना, सबसे सर्वाधिक मात्रा इसी की होती है, 99% जो है वो आरबीसी पाई जाती है। तो आरबीसी की सतह पर प्रतिजन पाए जाते हैं। इन प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पर जो है वो क्या होंगे? रक्त के अलग अलग प्रकार होंगे। ठीक है, अब आरबीसी जो आरबीसी जो है उसकी सतह पर उपस्थित जो प्रतिजन होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं बेटा, प्रोटीन हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं ना। तो जो प्रतिजन होता है, अगर आरबीसी पर प्रतिजन ए है तो व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप होगा ए। अगर प्रतिजन कौन सा है? बी। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप होगा क्या चीज? बी। ठीक है, अगर दोनों ही है, ए प्रतिजन भी है और बी प्रतिजन भी है, तो ब्लड ग्रुप ए और बी हो सकता है, और कोई भी प्रतिजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप होगा ओ। ठीक है, कोई भी प्रतिजन नहीं है आरबीसी पे तो ब्लड ग्रुप होगा ओ। समझ में आया? तो प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पर आरबीसी के ऊपर जो प्रतिजन उपस्थित है, प्रतिजन कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन से बन सकता है, या कार्बोहाइड्रेट से हो सकता है। ठीक है, अब है आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाला, मनुष्य के आरबीसी की सतह पर जो प्रतिजन पाया जाता है वो दो प्रकार का देखा उन्होंने, ए और बी, और इसकी उपस्थिति के आधार पर उन्होंने क्या किया? जो प्रतिजनों की उपस्थिति के आधार पर रक्त समूह जो है वो पाए जाते हैं, कितने? 4। कौन कौन से? ए बी और ओ। ठीक है, तो प्रतिजन जो है ए और बी की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर लैंडस्टीनर ने मनुष्य के जो रक्त है उसको कितने ग्रुप में बांट दिया? कितने समूह में बांटा? 4 समूहों के अंदर बांटा। समझ में आ गया? तो ये हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कि जो प्रतिजन है ये क्या है? एक तरीके का प्रोटीन है ना। तो प्रोटीन का जो निर्माण है वो क्या होगा? किसी ना किसी जीन के कंट्रोल में होगा। जीन क्या चीज है? जीन डीएनए का खंड है, और डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलकर ही क्या करते हैं? गुणसूत्र बनाते हैं, है ना। तो मनुष्य के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं ना, 46, है ना। तो ये जो गुणसूत्र का निर्माण करने वाला डीएनए है, इस डीएनए का एक छोटा पार्ट है, उसी को हम क्या कह रहे हैं? जीन कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रोटीन का निर्माण है ये किसी ना किसी जीन के कंट्रोल में होगा। ठीक है, तो जो प्रतिजन का निर्माण करता है वो जीन हमारा क्या होता है? आई जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? आई जीन जो होता है उसके कंट्रोल के अंदर क्या होते हैं? जो प्रतिजन होते हैं वो क्या होते हैं? बनते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आई जीन है वो क्या होगा? किसी भी व्यक्ति के अंदर गुणसूत्र जो है वो 46 होते हैं, यानी अगर जोड़ा बनाओ तो कितना हो गया? 23 हो गया, है ना। तो एक जीन जो है वो इस 23 में आ जाएगा, लेकिन जब 46 होंगे तो इसकी क्या होगी? 2 कॉपी पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी? युग्म विकल्पी जीन के रूप में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? 2 आई होते हैं ना, तो ये युग्म विकल्पी के रूप में ये जीन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आगे अगर हम लोग देखते हैं तो कौन कौन से ग्रुप के लिए कौन कौन से जो जीन विन्यास है वो पाया जाता है वो हम लोग देखेंगे। जैसे कि एक चार्ट है वो बना के बता देती हूँ कि ये व्यक्ति के शरीर के अंदर उपस्थित प्रतिजन है। ठीक है, फिर प्रतिरक्षी है, और यहाँ पर आएगा जीन प्रारूप, कि कोई भी व्यक्ति अगर है और उसके अंदर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें जीन प्रारूप कैसा पाया जाएगा? तो ये हो गई हमारी एंटीबॉडी, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक, अब देखो क्या होता है। ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं बेटा हमारे पास? ब्लड ग्रुप है
लैंडस्टीनर के अकॉर्डिंग ए, बी, ए बी और ओ। तो ए वाला जो ब्लड ग्रुप वाला है उसकी आरबीसी पे कौन सा प्रतिजन पाया जाता है? ए। बी वाले के में बी, इसके में ए बी और इसके में कुछ नहीं, नील है ना, कोई भी प्रतिजन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो ए है और ये जो बी है, ए और बी रक्त समूह कैसे हैं? प्रभावी है। आ रही बात समझ में? दोनों ही कैसे हैं? प्रभावी है। हम लोगों ने मेंडल के लॉ में पढ़ा था कि कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है, इसमें से लंबा वाला जो लक्षण है वो क्या है? प्रभावी है ना। और ये क्या है? बोना वाला अप्रभावी। लेकिन जब F1 पीढ़ी आती है ना, तो F1 पीढ़ी में कौन से जीन दोनों के उपस्थित थे, लेकिन प्रदर्शित किसने किया खुद को? लंबे वाले ने। क्यों? क्योंकि ये प्रभावी लक्षण है। तो ये दोनों क्या है? प्रभावी है। इसीलिए जब आरबीसी पर दोनों एंटीजन होते हैं, यानी प्रतिजन ए भी होता है और बी भी होता है, इसीलिए व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है? ए बी हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही अपना लक्षण क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया? अब उसके बाद बात करते हैं कि कौन से व्यक्ति के, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, तो उसमें जीन किस तरीके से पाए जाएंगे? तो देखो, प्रतिजन यानी ए प्रतिजन को निर्माण करने वाला जीन कौन सा है? आई। ठीक है, और आई जो है वो क्या होगा? जोड़े के रूप में पाया जाएगा, है ना। अब या तो क्या हो, दोनों पर ए उपस्थित हो, है ना, या फिर क्या हो? आई ए प्लस स्मॉल आई, है ना, यानी कैपिटल आई युग्म विकल्पी है ना, तो एक तो होगा कैपिटल आई और एक होगा स्मॉल आई, या हम इसको इससे भी लिख सकते हैं आई जीरो, यानी कोई भी प्रतिजन नहीं है। तो ये आई जीरो है वो अप्रभावी है, और ये आई ए या आई बी कैसा है? प्रभावी है। ठीक है, तो ये साथ में अगर होंगे तो, क्योंकि ये जीन जो है अप्रभावी और ये क्या है? ये प्रभावी है, तो दोनों साथ में होंगे तो कौन अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा? प्रभावी वाला। तो देखो यहाँ पर ये कैपिटल आई के साथ ए प्रतिजन है, इस पे भी क्या है? ए प्रतिजन है, तो ये समयुग्म की अवस्था हो गई। दोनों जीन कैसे हैं? समान है। ठीक है, अगर यहाँ पर आई ए है और आई ओ हमने कर दिया है ना, तो आई ए और आई हो ओ होगा, तो इनमें से, इन दोनों जीन में से प्रभावी कौन है? ए। तो लक्षण किसके प्रदर्शित होंगे? ए वाले के, इसलिए ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी वाले की। तो बी में कैसे होंगे जीन? यानी समयुग्म की अवस्था में उपस्थित हो अगर जीन, यानी आई बी हो और आई बी प्लस आई ओ हो। समझ आ गया? फिर उसके बाद थर्ड वाले में आई ए, दूसरे जीन पर क्या हो? अगर इस पे ए आ गया तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। बी यहाँ पर ओ आ जाएगा तो भी ए प्रभावी, इसलिए ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए। इसीलिए यहाँ पर क्या होना जरूरी है? बी, क्योंकि दोनों है, दोनों जीन जो है वो क्या है? प्रभावी है, तो साथ में अपने लक्षण प्रदर्शित करेंगे तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। समझ में आ गया? फिर उसके बाद यहाँ पर जीन प्रारूप देखो, ओ के लिए क्या होगा? अगर यहाँ पर जैसे एक तो होगा आई ओ, है ना, अगर यहाँ पे मैं ए कर देती हूँ दूसरे जीन में तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि ए कैसा है? प्रभावी। और अगर मैं बी कर देती हूँ तो बी में भी क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, क्योंकि बी क्या है? प्रभावी। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? आई ओ दोनों की समयुग्म की अवस्था रखेंगे तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो जीन प्रारूप पाया जाता है। इस जीन प्रारूप का हमको ध्यान रखना है कि सेम अगर जीन उपस्थित है तो समयुग्म की अवस्था है, एक जीन प्रभावी और दूसरा ओ है तो वो विषम युग्म की अवस्था है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जीन जो है ए और बी दोनों ही जीव के अंदर अपने दोनों साथ में लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं, इसीलिए ब्लड ग्रुप ए भी हो गया। तो इसको हम कहेंगे सप्रभाविता, यानी दोनों ही जीन अपने लक्षण क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सप्रभाविता कहेंगे। तो ये सप्रभाविता प्रदर्शित होती है। अब उसके बाद आता है प्रतिरक्षी अणु, यानी किसी व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप अगर मान लो ए है तो उसके अंदर क्या होगा? प्रतिरक्षी अणु कौन सा पाया जाता है? प्रतिरक्षी अणु का मालूम मतलब पता है ना बेटा, कि कोई भी प्रतिजन जो होता है, ठीक है, ये प्रतिजन है तो इस प्रतिजन से प्रतिरक्षी अणु जुड़ेगा और इसको क्या कर देगा?
नष्ट कर देगा, है ना। तो ये प्रतिरक्षी अणु होता है जो कि प्रोटीन से निर्मित होता है ना। तो यहाँ पर गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन से निर्मित होती है प्रतिरक्षी अणु। तो अब देखो, जिस व्यक्ति के ब्लड में क्या है, आरबीसी पर क्या है, प्रतिजन ए है ना। अगर इसी व्यक्ति को, हमारा प्रतिरक्षी तंत्र क्या करता है, बाहर से आने वाले जो प्रोटीन है उनको पहचानता है, मतलब जिनकी कंपोजिशन क्या होती है, थोड़ी अलग होती है ना। तो जिस व्यक्ति के आरबीसी पर प्रतिजन ए है, मतलब उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए, उसको अगर हम क्या करेंगे, ऐसा रक्त देंगे जिसपे ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, ठीक है, तब तो इसकी बॉडी क्या करेगी, एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि सेम सेम है, इसकी कंपोजिशन और इसकी कंपोजिशन सेम हो गई, तो बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी और प्रतिरक्षी अणु इस आरबीसी को नष्ट नहीं करेगी। आ रही बात समझ में। लेकिन इस व्यक्ति को क्या दे दिया, ब्लड ग्रुप, यानी ऐसा ब्लड ग्रुप दिया जिसकी आरबीसी पे कौन सा प्रतिजन है, बी, तो बॉडी क्या करेगी, पहचान जाएगी कि भाई ये प्रोटीन तो अलग है और ये प्रोटीन अलग है ना। तो यहाँ पर एंटीबॉडी बनेगी इसके लिए, कौन से प्रतिजन के लिए, बी प्रतिजन के लिए, है ना। यानी जैसे ही मेरे शरीर के अंदर मैं ए ब्लड ग्रुप की हूँ और मेरे अंदर ब्लड कौन सा दे दिया, बी ब्लड ग्रुप वाला मेरे को ब्लड दे दिया है ना, तो क्या हो जाएगा, मेरी बॉडी, शरीर जो है वो पहचान जाएगा और बी प्रतिरक्षी अणु बनाना क्या करेगा, शुरू कर देगा। यानी जो प्रतिजन होता है उसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, जो है एंटीबॉडी पाई जाती है। तो क्योंकि प्रतिजन इसके खुद के अंदर ए है, तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी वाली, जिसका ब्लड ग्रुप बी है तो उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए। यानी अगर बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को हम क्या करते हैं, बी जो प्रतिजन वाला रक्त हम देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर ए ब्लड ग्रुप वाला, ए प्रतिजन युक्त, आरबीसी युक्त जो रक्त अगर हम उसको दे देंगे तो क्या हो जाएगा, शरीर में जो प्रतिरक्षी अणु है वो सक्रिय होकर इसको क्या करना शुरू कर देंगे, नष्ट करना शुरू कर देंगे। फिर आता है ए और बी, तो ए बी के लिए दोनों में ही क्या है, नील। अगर ऐसे व्यक्ति को आप ए ब्लड ग्रुप वाला भी दोगे तो क्योंकि इसके अंदर खुद के अंदर ए प्रतिजन उपस्थित है तो कोई लॉस नहीं है ना। अगर बी ब्लड ग्रुप पे देते हो ऐसे व्यक्ति को तो इसके शरीर में बी प्रतिजन भी है आरबीसी पे, ए और बी में ए भी होता है और बी भी होता है प्रतिजन ना। तो क्योंकि दोनों ही प्रोटीन उपस्थित है तो उसका शरीर किसी भी प्रकार का प्रतिरक्षी अणु नहीं बनाएगा, इससे प्रतिरक्षी अणु नील होता है। इसीलिए इस ब्लड ग्रुप को क्या कहते हैं, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहा जाता है, एबी को, कि ये ए से भी ले लेता है और बी से भी ले लेता है और ए बी से भी ले लेता है और ओ भी ले लेता है। क्यों? क्योंकि ओ पे तो कोई प्रतिजन है ही नहीं, ओ वाले जो कोशिकाएं होती है आरबीसी, उन पे ना तो ए प्रतिजन है ना बी ऊपर कोई प्रतिजन है ही नहीं, है ना। इसीलिए तो ये सर्वग्राही होता है। फिर उसके बाद ओ ब्लड ग्रुप जो है उसमें अगर आप ए ब्लड ग्रुप या बी ब्लड ग्रुप वाला कोई भी आप क्या देते हो, ब्लड देते हो, तो जरूर से उसके शरीर में क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी बन जाएगी, क्योंकि इसकी आरबीसी पे किसी भी प्रकार का प्रतिजन उपस्थित नहीं है। तो कोई भी ब्लड ग्रुप होता है तो ओ वाला सबको दे सकता है, लेकिन ले किससे रखता है, सिर्फ ओ से ले सकता है। तो ये क्या होता है, सर्वदाता होता है। यानी क्योंकि इस ब्लड ग्रुप की जो आरबीसी होती है उस पे किसी भी प्रकार का प्रतिजन उपस्थित नहीं है ना, नील है। तो आप इसको दोगे तो भी इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं बनेगी, इसको दोगे तो भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी, इसको दोगे तो भी एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी अणु जो है वो नहीं बनेंगे। इसीलिए ओ जो होता है वो क्या होता है, सर्वदाता रक्त समूह है और ए बी जो है वो सर्वग्राही है। ये चीज आप क्या करना, ध्यान रखना। आगे बात समझ में। उसके बाद आता है रक्त समूह जो है उसकी अनुवांशिकी, मतलब रक्त समूह ए बी ओ, इस ये जो रक्त को हमने अलग अलग ग्रुप्स में बांटा है उसका फायदा क्या है ना। तो ये आपको पूछा जा सकता है। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस जो हैं बेटा डायरेक्ट नहीं घुमा के पूछा जाता है कि जो जैसे कि एग्जाम्पल बुक के अंदर दिए हुए भी हैं। सपोज करो जो बेबीज होते हैं उनका मतलब जो ब्लड ग्रुप क्या होगा ये पता करने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं। जिसकी एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो पिता है उसका ब्लड ग्रुप है सपोज ए, है ना, और जीन उपस्थित है समयुग्म की अवस्था में,
समयुग्मकी मतलब जीन जो है दोनों पे ए होगा, है ना। फिर माता है, उसका ब्लड ग्रुप जो है वो है ओ, ठीक है। तो जो होने वाली संतति है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा पता कीजिए, है ना। तो इसको कैसे करेंगे, देखो पिता का ब्लड ग्रुप है, पिता यहाँ लिख दो, ठीक है। माता यहाँ लिख दो। माता के लिए, क्योंकि माता का ब्लड ग्रुप ओ है और पिता का ए है, और जीन हमको कौन सी अवस्था में दिए हुए हैं। अगर समयुग्म की बोला है तब तो ये लिखोगे, और नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है, तो इन दोनों में से आप जो भी लिखो सही है ना। लेकिन अगर समयुग्म की बोल दिया दैट मीन्स जीन, दोनों ही जीनों पे ए उपस्थित होगा, तो ए ब्लड ग्रुप वाला है ना समयुग्म की अवस्था में, तो आई ए आ जाएगा, ठीक है। माता है, माता ओ ब्लड ग्रुप वाली है, तो जीन प्रारूप क्या होता है आई ओ हो गया। अब इससे क्या बनेगी, संतति बनाने से पहले हम लोग क्या बनाएंगे युग्मक। तो युग्मक जो है वो उसमें जीन अलग अलग हो जाते हैं, वी नो दैट, है ना। ये जीन अलग अलग हो गए, ये युग्मक बन गए, 4 तरीके के युग्म बन गए, है ना। फिर अब इसको क्या करना है, देखो इस वाले को क्रॉस करवाना है पहले इससे, तो क्या हो जाएगा आई ए, प्रभावी है ना ए, तो पहले आएगा आई ओ, हो गया। फिर इस वाले को अब क्रॉस करोगे किससे, इससे, तो आई, एक मिनट, यहां पर देखो इसको हम कर रहे हैं क्रॉस इससे, तो आई ए और आई ओ। फिर इसको अब हम इससे करेंगे पहले वाले से, तो आई ए और आई ओ, ठीक है। अब इसको हम करेंगे किससे, इससे, तो आई ए और आई ओ ना। अब देखो आई ए और ओ जब होता है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, ए ब्लड ग्रुप होता है, वी नो दैट, है ना। तो इस संतति का ब्लड ग्रुप ए, ये भी सेम है ए, ये भी सेम है ए, ये भी सेम है ना। तो वो संतति का ब्लड ग्रुप क्या होता है, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, माता पिता के किसी भी, जो माता पिता है उसके जो ब्लड ग्रुप है उसके जीन प्रारूप आपको दिए रहेंगे या ब्लड ग्रुप दिए रहेंगे, उसके बाद आपको क्या करना होता है, संतति का जो ब्लड ग्रुप होता है वो पता कराना होता है, वो हमें पता लगाना होता है। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर रुधिर वर्ग की अनुवांशिकी के महत्व में क्या होता है कि हम इससे प्रेतकता संबंधित विवादों को हल कर सकते हैं। यदि कोई कपल है वो झगड़ा कर रहे हैं कि ये जो बच्चा है वो मेरा है ना। आप लोगों ने बचपन में स्टोरी पढ़ी होगी कि राजा के पास 2 महिलाएं लड़ती हुई जाती है और क्या करती है कि बोलती है ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। तो राजा उसको मारने का ऑर्डर देता है और जो एक लेडी होती है वो छोड़ देती है, क्यों। तो वैसा नहीं है होता आजकल के टाइम में, है ना। तो क्या किया जाता है, ब्लड ग्रुप से पता लगा सकते हैं कि इस बच्चे का पेरेंट कौन है। आ गई बात समझ में। इसके अलावा सफल रक्तदान के लिए, रक्तदान जो है वो उसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को क्या करना, रक्त चढ़ाना, है ना। तो सफल रक्तदान आपको पता है कि किसी व्यक्ति को ब्लड चढ़ाया जाता है तो सबसे पहले उसका ब्लड टेस्ट किया जाता है कि कौन से ग्रुप का ब्लड जो है उसके अंदर उपस्थित है। क्यों, क्योंकि अगर डिसिमिलर चढ़ा दिया है ना दूसरे, जैसे ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है उसको बी वाला रक्त चढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा, उसकी आरबीसी जो है वो क्लोटिंग हो जाएगी, थक्का जम जाएगा और व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो सकती है। इसीलिए फिर अनुवांशिक रक्त संबंधित रोग जैसे हीमोफीलिया आदि से क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। तो ये है अनुवांश रक्त जो समूह है उसकी अनुवांशिकी का महत्व, ठीक। तो ये एग्जांपल्स आपको इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो जरूर से पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है आरएच कारक, है ना। आरएच कारक क्या चीज होती है, आरएच कारक ह्यूमंस जो होते हैं उनके अंदर जैसे आरबीसी के ऊपर प्रतिजन ए और बी उपस्थित होते हैं ना, उसी तरीके से एक और प्रतिजन उपस्थित होता है जो कि होता है आर एच। एक और कारक होता है जिसे हम क्या कहते हैं, आर एच कारक, ठीक है। अब जैसे किसी व्यक्ति पे सपोज
ये आरबीसी है उस व्यक्ति की, प्रतिजन जो है उपस्थित है ए, प्लस आरएच कारक भी उपस्थित है ना, तो इसी व्यक्ति को हम बोलेंगे ए पॉजिटिव। ठीक है, अगर व्यक्ति को ये आरबीसी है ना, और उसके ऊपर ब्लड ग्रुप बी है लेकिन आरएच कारक नहीं है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी माइनस। ठीक है, बी नेगेटिव हो जाएगा, समझ आया। उसके अलावा अगर सपोज ऐसा हो कि यहाँ पर आरएच कारक भी उपस्थित है, तो ये क्या हो जाएगा, बी पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आरएच कारक नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, जो ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आरएच कारक की, तो आरएच कारक क्या चीज होती है बेटा, आरएच कारक जो है यानी लाल मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं पर ए या बी प्रतिजन के अतिरिक्त आरएच नामक का एक और प्रतिजन पाया जाता है, जिसे हम आरएच कारक कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति के अंदर आरएच कारक क्या होता है, उपस्थित होता है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे आरएच धनात्मक व्यक्ति। और आरएच कारक क्या होगा, अनुपस्थित होगा, तो उसे बोलेंगे आरएच ऋणात्मक व्यक्ति। समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन विश्व के 85% लोग जो हैं वो क्या है, आरएच पॉजिटिव माने जाते हैं। ठीक है, विश्व के 85% लोग आरएच पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कितने हो गए, 15%, है ना। तो ये है। फिर है आरएच क्यों कहा जाता है इसको, आरएच इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इसको जो है मानव जो रीसस नामक, जो मकाका रीसस नामक जो मंकी है, उसके अंदर इसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी, बंदर के अंदर, जिसका नाम था मकाका रीसस जो है मंकी, है ना, या बंदर हम इसको बोलेंगे, तो इसीलिए इसका नाम आरएच कारक है, रीसस मंकी के अंदर खोजा गया था। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद है इसके अंदर आरएच कारक जो होता है आरबीसी के ऊपर पाया जाता है, क्योंकि प्रोटीनस है तो ऑब्वियसली बात है किससे बना है, अमीनो अम्ल अणु से बना हुआ है। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, अमीनो अम्ल से। तो लगभग 417 अमीनो अम्ल जो हैं वो इसके अंदर क्या होते हैं, पाए जाते एक आरएच कारक के अंदर। समझ आया। फिर उसके बाद आरएच कारक के प्रकार दिए हुए हैं कि आरएच कारक जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो आरएच कारक जो है वो टोटल 5 टाइप्स का होता है। कितने, 5 प्रकार का होता है। स्मॉल एच लिखना, लिखते समय ध्यान रखना, है ना। तो आरएच कारक 5 प्रकार का है, कौन कौन सा, आर एच डी, फिर उसके बाद आर एच ई कैपिटल, आर एच ई स्मॉल, आर एच सी कैपिटल और आर एच जो है सी स्मॉल। ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा जो पाई जाती है आर एच डी की पाई जाती है व्यक्तियों में, और वो है कितनी, 85%। ठीक है, सबसे कम जो है वो है ई, 30% लोगों में पाई जाती है। तो ये जो है क्वेश्चन यहाँ से आपको आ सकता है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण आरएच कौन सा है, तो आर एच डी, और सबसे कम आर एच ई 30%। तो ये दो एक एक नंबर के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आता है 2 क्वेश्चंस जो है लास्ट आपके बचते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। इसमें ये है कि क्वेश्चन, यदि रक्त दान के समय रक्त समूह के साथ आरएच कारक का मिलान नहीं किया जाए तो क्या होगा, या क्वेश्चन घुमा के ऐसे आ सकता है कि जब रक्त चढ़ाया जाता है ना, तो आरएच कारक को भी मिलाया जाता है, कि जैसे कि ए ब्लड ग्रुप वाला है ना, एक व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप वाला है, उसका रक्त हम दूसरे व्यक्ति को चढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब उसको भी हमने ए दिया, लेकिन ये आरएच पॉजिटिव है और ये कैसा है, नेगेटिव, तो ये ब्लड अगर हम ऐसा ब्लड चढ़ा देते हैं तो जो रोगी व्यक्ति होगा उसकी मौत हो सकती है। आ रही बात समझ में। तो जरूरी है कि अगर ये ए पॉजिटिव है तो इस व्यक्ति का ब्लड भी क्या होगा, ए पॉजिटिव, दोनों सेम होने चाहिए, है ना। यानी इसीलिए आरएच कारक का भी क्या किया जाता है, मिलान किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्यों, क्योंकि आरएच धनात्मक व्यक्ति का रक्त यदि आरएच ऋणात्मक व्यक्ति को दे दिया जाता है, यानी आरएच पॉजिटिव जो युक्त ब्लड युक्त व्यक्ति होता है उसका ब्लड किसको दे दिया जाए, आरएच नेगेटिव जो पर्सन होता है उसको अगर दे दिया जाता है, तो क्या होता है, आरएच ऋणात्मक व्यक्ति के शरीर में कौन सी प्रतिरक्षी अणु अणु बनना शुरू हो जाती है, इस नेगेटिव व्यक्ति के शरीर में आईजीजी प्रतिरक्षी जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, बनना शुरू हो जाती है।
आईजीजी प्रतिरक्षी रुधिर समूहन विधि द्वारा आरबीसी को क्या करेगी, नष्ट कर देगी। जैसे ये व्यक्ति है आरएच पॉजिटिव, अब इसकी आरबीसी पे क्या है, आरएच कारक उपस्थित है ना, आरएच कारक उपस्थित है। अब इसको किसको दे दिया, आरएच नेगेटिव व्यक्ति को दे दिया। तो अब क्योंकि ये तो इसका जो ब्लड है उसके अंदर आरबीसी के अंदर आरएच तो है ही नहीं, है ना, आरएच नहीं है ना, तो ये जो प्रोटीन आया बाहर से, अलग प्रोटीन लगेगा हमारे प्रतिरक्षी तंत्र को, तो प्रतिरक्षी तंत्र क्या बनाएगा, आईजीजी बनाएगा, है ना, ये प्रतिरक्षी अणु बनाएगा। तो फिर ये प्रतिरक्षी क्या करेगा, ये जो आरबीसीज आई है जिसके ऊपर क्या उपस्थित है, आरएच उपस्थित है ना, अब ये जितना भी ब्लड आया है उसकी कोशिकाओं से जाकर ये क्या करेगी, ऐसे जुड़ना शुरू कर देगी। ठीक है, ये सारा एक जो जितनी भी कोशिकाएं हैं उनको एक जगह पे क्या करेगी, ये इस तरह से इकट्ठा कर देगी, तो एक थक्के जैसी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, बन जाएगी। आ रही बात समझ में, तो ब्लड फ्लो जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा, और क्या होगा, जो आरबीसीज है वो ये इसके साथ एंटीबॉडी जुड़ने के बाद ये आरबीसी जो है वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये आरबीसी नष्ट हुई, तो नष्ट होने की वजह से जब भी आरबीसी नष्ट होती है तो कौन सा हानिकारक पदार्थ बनता है, बिलीरुबिन। बिलीरुबिन क्या होगा, बनेगा, और जो है नामक पदार्थ बनना शुरू हो जाता है, और इसकी अधिक मात्रा क्या हो जाती है, यदि यकृत के अंदर, वृक्क के अंदर, या हमारा जो प्लीहा होती है उसके अंदर जम जाती है बिलीरुबिन की अधिक मात्रा, तो व्यक्ति की क्या हो सकती है, मौत हो सकती है। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि आरएच पॉजिटिव व्यक्ति को, आरएच पॉजिटिव व्यक्ति का रक्त यदि आरएच नेगेटिव व्यक्ति को दे दिया जाता है, तो इस नेगेटिव व्यक्ति के शरीर में इस ब्लड के अगेंस्ट क्या इम्यूनिटी, जो प्रतिरक्षी अणु है वो बनता है, आईजीजी बनता है, जो इस ब्लड की जो कोशिकाएं हैं, आरबीसीज जो हैं उनको क्या करेगा, नष्ट करेगा। नष्ट करेगा तो एक विषैला पदार्थ बनेगा जिसको कहा जाता है बिलीरुबिन, और ये बिलीरुबिन जो है इसकी मात्रा यदि यकृत और किडनी आदि में जम जाती है तो व्यक्ति की मौत हो जाती है। इस कारण जरूरी है कि हम क्या मैच करें, जो ब्लड ग्रुप है उसके साथ साथ आरएच कारक भी जो है मैच करें। समझ आ गया। उसके बाद आता है रुधिर लयनता क्या है, और यदि क्या हो कि आरएच ऋणात्मक जो माँ होती है उसके गर्भ में क्या हो जाए, आरएच पॉजिटिव जो बच्चा है वो डेवलप हो जाए, तो क्या चीज होगी, है ना, तो रुधिर लयनता जो होती है वो क्या होती है, ये आपको एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, है ना। तो रुधिर लयनता क्या है, ये आरएच ऋणात्मक माँ के गर्भ में, जैसे ये माँ है, इसके गर्भ में बच्चा पल रहा है, ठीक है, ये भ्रूण, अब भ्रूण तो क्या है, आरएच पॉजिटिव, आरएच धनात्मक, लेकिन ये माँ जो है वो कैसी है, आरएच ऋणात्मक। ठीक है, तो क्या चीज होगी, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमको देखना है। तो देखो माँ जो होती है उसको माँ और शिशु के बीच में जो एक जोड़ने का काम करती है, जो संरचना है ना, इनके बीच में संबंध बनाने का काम करती है, वो होती है प्लेसेंटा। संरचना होती है नलिकाकार, जिसे क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा, या हम जिसको कहते हैं अपरा। क्या काम करती है अपरा, जो भी पोषण है वो माँ से किसको देती है, बच्चे को देती है ना, क्योंकि बच्चा तो गर्भ में तो खाता पीता तो है नहीं, तो वो सीधा डायरेक्ट पोषण लेता है किससे, अपरा से, है ना। तो यहाँ पर जो माँ है वो कैसी है बेटा, आरएच पॉजिटिव नेगेटिव, और जो भ्रूण इसके गर्भ में पल रहा है वो कैसा है, आरएच नेगेटिव है, ठीक, आरएच पॉजिटिव है।
ठीक, तो माँ RH नेगेटिव, भ्रूण जो है RH पॉजिटिव। अब ये इसके अंदर डेवलप हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि हो सकता है पिता का जो रक्त समूह है वो क्या हो, RH पॉजिटिव है ना, इसीलिए। तो अब क्या होता है, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, ये बच्चा जो डेवलप हो रहा है माँ के गर्भ में, वो नॉर्मल तरीके से हो जाता है डेवलप, है ना। लेकिन जब ये बच्चा क्या होता है, 9 महीने बाद माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो ये अपरा क्या होती है, टूटती है कि नहीं टूटती है? टूटती है, अलग होती है। तो हो सकता है ये जो बच्चे का ब्लड है, जिसके ऊपर क्या है, बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसा है, RH पॉजिटिव, तो ये ब्लड जो है वो कहाँ चला जाएगा, अपरा के ब्रेक होने में। मतलब जब भी शिशु का जन्म होता है, प्रसव के दौरान ये अपरा टूटेगी, अपरा टूटने के समय क्या होता है, ये जो बच्चे का जो रक्त है वो किस में आ जाता है, माँ के शरीर में आ जाता है, ठीक है। यानी जो माँ के शरीर में, माँ तो खुद तो RH नेगेटिव है, लेकिन ये बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है, RH पॉजिटिव युक्त जो ब्लड है, वो माँ के शरीर में क्या हो गया, आ गया। तो अब क्योंकि इसके रक्त में तो, इसकी RBC पे तो RH कारक है ही नहीं, प्लेन है, लेकिन ये जो रक्त आया उस पे क्या उपस्थित है, RH कारक उपस्थित है। तो माँ का जो शरीर होगा वो क्या बनाना शुरू कर देगा, प्रतिरक्षी अणु बनाना शुरू कर देगा। तो प्रतिरक्षी अणु बनाता है या एंटीबॉडी बनाता है, RH प्रतिरक्षी बनाएगा। कौन सा, RH प्रतिरक्षी बनाएगा, ताकि ये जो RH, जो RBC है जिसपे RH कारक उपस्थित है बच्चे का, इसको क्या कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। तो ये जो माँ होती है उसके शरीर में RH पॉजिटिव ब्लड जाते ही बच्चे का, यानी RBC के ऊपर RH कारक उपस्थित है, तो ये जो माँ का शरीर है उसके अंदर प्रतिरक्षी अणु बनेगी, जिसे कहा जाएगा RH प्रतिरक्षी। RH प्रतिरक्षी व्यक्ति के शरीर के अंदर नहीं पाई जाती, ये कंडीशंस के अकॉर्डिंग जन्म के बाद बनती है। आगे बात समझ में, तो RH प्रतिरक्षी क्या होंगे, बनेंगे, और इस RBC को क्या करेगा, नष्ट करेगा। RBC को क्या करेगा, नष्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ना, RBC को नष्ट कर सकता है। तो ऐसा जो है, ये प्रतिरक्षी अणु, जैसे कि फर्स्ट टाइम ये बच्चा डेवलप होके बाहर आ गया शरीर से, प्रसव हो गया, है ना, तो ये प्रतिरक्षी क्या हो गई, माँ के शरीर में आ गई, कौन सी, RH प्रतिरक्षी आ गई माँ के शरीर में, ठीक है। अब ये लेडी वापस प्रेग्नेंट होती है दोबारा, और दोबारा जो भ्रूण है वो वापस क्या हो जाता है, RH पॉजिटिव हो जाता है ना। तो अब क्या होगा, ये खुद तो RH नेगेटिव है, लेकिन इसके ब्लड के अंदर कौन से प्रतिरक्षी अणु है, एंटीबॉडी कौन सी पाई जा रही है, RH पॉजिटिव जो है प्रतिरक्षी अणु पाए जा रहे हैं। दैट मीन्स ये इस ब्लड को क्या करेगा, पहचानेगा। इस बच्चे का जो सेकंड टाइम बच्चा हुआ है उसकी ब्लड को क्या करेगा, पहचानेगा, है ना, और पहचान के इसकी RBC को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, रुधिर लयनता कहेंगे। आ रही है बात समझ में। तो बच्चे के ब्लड ग्रुप को, तो मैं इसको फिर से एक बार आपको समझा देती हूँ कि जैसे RH नेगेटिव माँ फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है किससे, RH पॉजिटिव बेबी से, है ना, ये बेबी से RH पॉजिटिव है। तो बच्चा है नॉर्मल, क्या होगा, विकसित हो जाएगा, और बच्चा प्रसव में बाहर आएगा, तब इसका रक्त किसी भी प्रकार से अगर माँ के शरीर में चल जाता है, इस बेबी का, है ना, तो माँ के शरीर में क्या बन जाएगी, प्रतिरक्षी अणु बन जाएगी। कौन सा प्रतिरक्षी अणु, RH प्रतिरक्षी अणु, ठीक है। ये तो होगी फर्स्ट बेबी की बात। फिर दूसरे बेबी, यही माँ वापस से क्या होती है, RH ऋणात्मक, मतलब RH नेगेटिव माँ फिर से प्रेग्नेंट होती है दोबारा, और फिर से बच्चा क्या है, RH पॉजिटिव। तो अब इसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, लेकिन इसके अंदर प्रतिरक्षी अणु भी उपस्थित है। साथ में इसके शरीर में कौन से प्रतिरक्षी अणु उपस्थित है, RH प्रतिरक्षी अणु उपस्थित है, ठीक है। वो क्या करेंगे, इस बच्चे के ब्लड को पहचानेंगे, जिसके ऊपर क्या उपस्थित है, इसकी RBC पे RH कारक क्या है, उपस्थित है, और इन RBC को ये क्या कर देगी, नष्ट कर देगी, ये प्रतिरक्षी अणु। तो इससे जो बच्चा है वो माँ के गर्भ में ही क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। इसे रुधिर लयनता कहते हैं, हीमोलाइसिस कहते हैं। और फिर आता है रक्ताणु कोरकता, क्या चीज होती है, रक्ताणु कोरकता क्या चीज होती है, तो यहाँ पर रुधिर लयनता होने पर, ये RBC नष्ट हो गई ना, RH पॉजिटिव, इसको हमने क्या बोला, रुधिर लयनता, ठीक है। तो रुधिर लयनता होने पर क्या चीज होता है, अगर शिशु किसी भी कारण से जीवित बच भी जाता है,
तो अत्यंत कमजोर होता है और हेपेटाइटिस से ग्रसित होता है। इस रोग को गर्भ रक्ताणु कोरकता कहा जाता है। क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टिस फिटालिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बेबी जो होगा, अगर ये बच गया तो ठीक है, नहीं बचा तो नहीं बचा तो वैसे ही डेवलप नहीं होगा, लेकिन अगर ये बच जाता है किसी कारण से, तो क्या होगा? व्यक्ति कमजोर होगा, उसे हेपेटाइटिस होगा, है ना, यानी पीलिया रोग से ग्रसित होगा। कई बच्चे होते ही पीलिया होता है तो उनको कांच की पेटी में रखा जाता है। उसका रीजन यही होता है बेटा, आरएच का जो है आरएच कारक की क्या हो जाती है? असंगतता हो जाती है माँ और बच्चे के बीच में। मोस्ट ऑफ कारण यही होता है। फिर आता है रोगम प्रतिरक्षी का उदाहरण बताइए। रोगम प्रतिरक्षी क्या होती है? देखो क्या हुआ, रोहगम प्रतिरक्षी जो है वो किसको कहते हैं? रोहगम प्रतिरक्षी, रोहगम प्रतिरक्षी जो है वो आईजीजी प्रतिरक्षी है ना। आईजीजी प्रतिरक्षी क्या होता है? जैसे ये फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, आरएच नेगेटिव माँ के गर्भ में ये आरएच पॉजिटिव बेबी डेवलप हुआ था। तो जब इसका ब्लड इसके अंदर गया तो इसमें कौन सी प्रतिरक्षी अणु बन गई? आरएच प्रतिरक्षी अणु बन गए थे, है ना। तो अब इनको क्या कर दिया जाता है, जन्म ये बच्चे को प्रसव या पैदा करती है, उसके विद इन 24 आवर्स के अंदर इसको क्या कर दिया जाता है? आईजीजी का क्या कर दिया जाता है? टीका लगा दिया जाता है, ताकि ये जो प्रतिरक्षी अणु है वो जो बने हैं वो नष्ट हो जाए, ताकि नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी है उसके अंदर किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए। तो ये आईजीजी जो होता है, इसका जो टीका दिया जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? रोहगम प्रतिरक्षी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है, फोर्थ।